So hello student, how are you? कैसे हो आप? देखो, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर बात की थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। इस जो हमारे चैनल्स का नाम है दैट्स अ बेसिक एजुकेशंस एंड आई एम सूरज भैया। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था? दैट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हिस्ट्री क्या था, कैसे महर्षि कनाद ने एक सब्सटेंस को ब्रेक किया दैट मीन्स उन्होंने फिलॉसफी डेवलप की, उन्होंने इमेजिनेशंस डेवलप किया कि कैसे कोई भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट्स उन्होंने उनको बोला क्या? परमाणु। उसी तरीके से सेम एरा के अंदर हमने ग्रीक के अंदर भी देखा कि बहुत ही वहां पे भी एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डेमोक्राइटस, जिन्होंने भी उस स्मॉल पार्टिकल्स को एटमॉस बोला था। उस एटमॉस का मतलब होता है दैट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट आर नॉट डिवाइडेबल्स, ये मीनिंग होता है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि हमें एटम्स के बारे में पता चल गई थी, हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल गई, तो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके केमिकल कॉम्बिनेशंस बनाया और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया। साथ ही साथ पहले हम लोग इस चैप्टर्स के अंदर ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है एंड कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आप देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का मतलब है हाउ हाउ एनी एटम्स मिक्स विथ अनदर एटम। कैसे कोई एक एटम दूसरे एटम से मिलता है एंड व्हाट हैपेंस और क्या होता है, आप ऐसे समझोगे। तो चलो इसको लेकर के हम एक स्टोरी ले लेते हैं पहले, और स्टोरी को समझेंगे फिर हमें एग्जैक्टली ये जो लॉ है, लॉ को हम इजीली समझ में आ जाएगा। आप देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आप देखो हम एग्जांपल्स लेते हैं। बिल्कुल हम अपने घर के अंदर आप क्या करोगे? आलू ले लोगे, आप क्या करोगे, और टमाटर, मतलब जितने भी सब्जी बनाने का आइटम से हमने लिया, ठीक है, और उसको मिक्स कर दिया, मिक्स किया, उसको पकाया, तो क्या हुआ कि वो जो है वो कन्वर्ट हो गया, वो रॉ मटेरियल से कुक्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताओ, अगर मैं 1 kg पोटैटो लिया हूंगा तो क्या वो कुक्ड होने के बाद बढ़ या घट जाएगा? क्या नो, 1 kg का 1 kg रहेगा। क्या क्या आप बताओ क्या? तो एक चीज हमने देखा कि अगर, तो आप समझो, आप देखो तो हमें ये समझ में आया कि एक्चुअल में अगर आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से देखना चाहो तो हम घर के अंदर हम केमिकल कॉम्बिनेशंस का एग्जांपल देख सकते हैं। बेसिकली हम इसको जनरली हम इसको इसलिए कंबाइन किए थे ताकि हमको समझना इजी हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस प्रपोज्ड बाई वेरियस experiment of Anthony Lavoisier and L. Proust।
आप देखो इन दोनों ने बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक लॉ को प्रपोज किया, दैट्स लॉ कॉल्ड्स अ केमिकल कॉम्बिनेशंस, कि केमिकल को एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके कैसे कोई केमिकल कॉम्बिनेशंस बनाते, किसी सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, हम क्या करेंगे वो समझेंगे। और इन दोनों का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एंटोनी लवाजियर एंड एल प्राउस्ट। तो हम बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करें। आप देखो ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज categorized into two part. First one is law of definite mass and law of proportionality। कहने का मतलब है लॉ ऑफ डिफिनिट मास को आप ऐसे समझो कि आप किसी भी दो सब्सटेंस, जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट और हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। जब इन दोनों को आपस में केमिकल्स रिएक्शंस करवाओगे तो क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप जितना अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट को लोगे और जितना अमाउंट सिल्वर नाइट्रेट का लोगे, जब इसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम समझेंगे, मैं अभी यहां पे लिख दे रहा हूं, दैट्स अ कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो आप समझो कि एग्जैक्टली हमारे पास रेशियो, अगर लेट सपोज दैट्स अ 50 ग्राम एंड दैट्स अ 20 ग्राम, तो हमारे पास टोटल हमारा प्रोडक्ट का भी क्वांटिटी क्या होगा 70 ग्राम लेट सपोज। तो हमने समझा कि आप ऐसे थोड़ा सा और इसको सिंपल वे में समझे तो आप एग्जैक्टली आप डेली लाइफ से ऐसे समझ सकते हो कि आपने स्टोन लिया, रेड कलर की स्टोन लिया एंड येलो कलर की स्टोन लिया। रेड कलर के स्टोन का जो वेट था 1 kg और येलो कलर का जो स्टोन था उसकी वेट आपके पास 1 kg है। तो जब आप मिक्स करोगे तो वापस से आपका टोटल वेट क्या हो जाएगा 2 kg। उसी तरीके से सेम फेनोमेना हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर भी होती है। जब आप टू केमिकल्स को, टू डिफरेंट एलिमेंट को जब आपस में मिक्स करते हो तो उनका जो एक्चुअल मास होता है वो सेम ही होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें समझ में आता है लॉ ऑफ डिफिनिट मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ conservation of mass। so it state that, ये क्या बोलता है, it state that mass is neither created nor be destroyed in chemical combination। जब आप केमिकल कॉम्बिनेशंस करोगे तो उस केस में ना तो मास डिस्ट्रॉय होती है, न ही मास क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमें एक चीज समझ में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप बताओ इस लॉ को किसने प्रपोज किया था? इट प्रपोज बाय
इट प्रपोज्ड बाय एल प्राउस्ट। किसने? एल प्राउस्ट ने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या प्रपोज किया कि इन्होंने बोला कि द एटम present in chemical reactions in a fixed proportion। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप वाटर लोगे तो आपको पता है वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है H2 एंड ऑक्सीजन इज O। दैट मीन्स आप समझो कि हाइड्रोजन की कितनी एटम है? 2 एटम है। और आपके पास ऑक्सीजन की कितनी एटम है? 1 एटम है। आप देखो, आप कभी भी आपको वाटर्स बनानी है तो उस केस में हमेशा हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम को आपस में जब मिक्स कराओगे, केमिकली कंबाइन कराओगे, तभी जाकर के वाटर बनेगी। आप कोई दूसरे रेशियो में दोनों को आप केमिकल कंबाइन करते हो तो उस केस में वाटर नहीं बनेगी। तो हमें एग्जैक्टली समझ में आया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस होती क्या है। दैट मीन्स इट इज also a law of chemical combinations that state reactant that present in chemical combination it also in a constant proportion also in a fixed proportions, यानी वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही होते हैं। किसने प्रपोज किया था? तो एल प्राउस्ट ने प्रपोज किया था, या फिर आप बोल सकते हो जोसेफ प्राउस्ट। क्या? जोसेफ प्राउस्ट। एग्जैक्टली समझ में आया। लेकिन आप देखो, ये सब जो बातें हो रही है, ये सब बातें हो रही है अभी हाइपोथेटिकल। ये चीजें अभी प्रूव नहीं हुई है। जनरली ये लोग आए, प्रपोज कर रहे हैं, बट इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं दिखाया। तो इन सबको किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराया? तो उनका नेम था जॉन डाल्टन। तो एक्चुअल में अब जॉन डाल्टन को थोड़ा सा उनका स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं जॉन डाल्टन की। तो आप समझो जॉन डाल्टन कहाँ के थे? तो जॉन डाल्टन जनरली इंग्लैंड के थे और इनिशियल पीरियड में एक टीचर थे। जब वो 12 ईयर के ही थे उस समय से उन्होंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, और देखते ही देखते आई थिंक 7 इयर्स बाद वो एक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। और वो जनरली साइंस पढ़ाते थे, तो वो साइंस में उनकी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट थी। तो वो रिसर्च और टीचिंग साथ साथ करते थे, यानी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे उस सब्जेक्ट को बिल्कुल रिसर्च करते थे। और इस केस में इसी टर्म में उन्होंने देखते ही देखते जब एटम पे उन्होंने रिसर्च किया, तो रिसर्च करके प्रैक्टिकल्स करके उनके सामने जो बातें सामने आई, वो पूरे हमारी जो वर्ल्ड थी वहां पे साइंटिस्ट की नींद उड़ाने वाली थी। क्या? तो जो भी, चाहे वो ग्रीक के फिलोसफर डेमोक्राइटस की बात हो, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स महर्षि कनाद की बातें हो, या फिर इनसे पहले जो केमिकल कॉम्बिनेशंस को प्रपोज किया जोसेफ प्राउस्ट और एंटोनी लवाजियर, उनकी जो प्रपोजल हो, इन सभी को एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखा दिया। उन्होंने एटम को क्या किया? एटम को विजुअलाइज करके दिखा दिया। समझ में आया? तो जॉन डाल्टन इंग्लैंड के थे, जिनका प्रोफेशन एक टीचर का था, और इन्होंने ही क्या किया था?
एटम को डिस्कवर किया था। एटम को डिस्कवर किया था मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था। आया समझ? तो जनरली जॉन डाल्टन्स के एक्सपेरिमेंट पे बेस इन्होंने कुछ समराइज्ड टेक्स्ट दिया था, जिनमें से फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी एवरी सब्सटेंस made up of teeny particles that's known as atom. It is individual. The atom of same element is identical. Identicals means होता है सेम, यानी आप सेम एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम कैसे होंगे? सेम ही होंगे। जब हम, आप एग्जांपल से समझो, हम क्या लेते हैं? आयरन, आप कॉपर ले लो, आप कॉपर को ब्रेक करते जाओ, जितना आप ब्रेक करने के बाद जो पार्टिकल्स मिलेगी, एवरी पार्टिकल्स किससे बने होंगे? कॉपर के आयन से, कॉपर के एटम से बने होंगे। यानी आप सेम एलिमेंट के जो उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स होंगे वो एवरी एटम अनदर एटम के साथ आइडेंटिकल्स ही होंगे। बट in different substance or different element atoms are different. अगर आप टू डिफरेंट आप एलिमेंट को लोगे तो उसके अंदर प्रेजेंट एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट ही होंगे। So that's all some basic points of these topics. तो टुडे हमने क्या समझा? हमने समझा कि एक्चुअल्स में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या है। हमने समझा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या है। तो एक्चुअल में आप किसी भी टू केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो रिएक्शन से पहले, रिएक्शंस के बिफोर जो हमारे पास केमिकल्स का मास है वो रिएक्शंस के आफ्टर भी उस प्रोडक्ट का क्या होगा? सेम मास ही होंगे। फिर हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये बोलता है कि रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनका जो रेशियो होगा, उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो डिफिनिट ही होगा। वो आप जब भी आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा करके कोई अनदर प्रोडक्ट को क्रिएट करना चाहोगे तो इनकी रेशियो हमेशा सेम रखोगे, तभी ये इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? प्रोड्यूस कर पाएंगे। समझ आया? और हमने देखा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को, जिसमें बताएं डाल्टन्स ने कि एवरी सब्सटेंस जो है वो एटम के बने होते हैं। एटम जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारे एटम्स हैं, एटम्स की बात करें तो सिंगल या फिर सेम एलिमेंट के अंदर एवरी एटम इज पार्टिकल्स। अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करूं तो इन डिफरेंट एलिमेंट्स द एटम्स प्रेजेंट इज आल्सो डिफरेंट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने आज के लेक्चर्स में देखा। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट में लिख करके जाओगे। दैट्स क्वेश्चंस कि which one proposed the law of constant proportion? ऑप्शन फर्स्ट है जॉन डाल्टन,
ऑप्शन सेकेंड है जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन थर्ड है आपके पास एंटोनी लवाजियर। और आपके पास ऑप्शन फोर है डेमोक्राइटस। ये आपके पास फोर ऑप्शंस है, सो प्लीज राइट इन कमेंट। और इसी तरीके से आप चैप्टर्स को बिल्कुल आसान वे में समझना चाहते हो तो दैट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।